तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया का चैप्टर। और अभी देखते हैं हम लोग आज क्या क्या करेंगे। वैसे अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी इसमें साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद हमने वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ को देखा था। अभी हमने यहाँ के माउंटेन्स वगैरह को नहीं देखा है। पहले हमने जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ पड़ रही हैं, इंडोनेशिया हो गई, लाओस हो गई, वियतनाम हो गई, और उसके बाद फिलीपींस हो गया, इनको देखा था। साथ में यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई अपना किया था। आज हम फोकस करने जा रहे हैं अपने सेंट्रल एशिया की जो हमारी कंट्रीज हैं उस पर। आज हम सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं और साथ में हम देखेंगे सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया की जो हमारी कंट्रीज हैं उन पे हम आज का हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हमको आज देखने को मिल रही हैं। चलिए एक पेज ले लेते हैं हम, 68 नंबर स्लाइड। ओके, देखिए सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया की अगर हम बात करते हैं तो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी रहा है, क्योंकि जब से तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण हो गया है, तब से इन कंट्रीज़ का एक तरीके से इम्पोर्टेंस भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ गया है। क्योंकि अगर आप जिस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ईरान दिख रहा होगा और अफगानिस्तान भी यहीं पर है। तो भारत का जो रूट है यहाँ तक पहुँचने का, या फिर ये जो कंट्रीज़ हैं, एक तरह से पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर पूरा प्रभाव रहेगा। तो भारत के लिए ये इन कंट्रीज से इम्पोर्टेंस बनाए रखना या फिर एक अच्छे से रिलेशन बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसी कारण से भारत इन कंट्रीज पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी जनवरी के महीने, दिसंबर के महीने में यहाँ के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो आए थे जब यहाँ पर मीटिंग करने दिल्ली में, और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी यहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से काफ़ी भारत का इस समय रिलेशन आगे बढ़ने का दिशा में चल रहा है। कहने का इन द सेंस ये मतलब है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं है लोकेशन का। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि वहाँ पे उनकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या वहाँ के रिलेशन हो सकते हैं, तब आपको समझ में आता है कि क्यों ये देश इम्पॉर्टेंट है, इनका लोकेशन इम्पॉर्टेंट है हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीति को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, पॉलिसीज को बनाने के लिए। जैसे हमने जब देखा, हमने ईस्ट साउथ ईस्ट की कंट्रीज को जब हमने देखा, तब वहाँ पर हमने देखा कि इंडोनेशिया की लोकेशन क्या है, वहाँ की कंडीशन क्या है। वियतनाम को हमने देखा, लाओस को, कंबोडिया को हमने देखा। तो उसकी अगर आप देखेंगे, जैसे एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, दोनों आपस में नेबर हैं, तो इन दोनों के आपस में कुछ रिलेशनशिप होंगे, उसी अकॉर्डिंग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब इंडिया को तो अपने रिलेशन इससे भी बनाने हैं, इससे भी बनाने हैं। तो अगर आपको इन दोनों के रिलेशंस बनाने हैं तो भारत को अपनी पॉलिसीज में इस तरह की चीजें लानी होंगी ना कि इसको भी बुरा ना लगे और इसको भी बुरा ना लगे। तो इसीलिए इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करना भी जरूरी है। जब इन दोनों को समझ लेगा इंडिया, तभी अपनी पॉलिसी को बना पाएगा, जिससे कि दोनों के साथ में रहे, कभी भी इंटरनेशनल नीड आ जाए तो। और इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसको बनाए रखने में ये कारगर होता है। ठीक है, तो खैर चलिए हम लोग सेंट्रल एशिया की अपनी कंट्रीज को देखते हैं, जहां पर आपको मेनली कुछ 5 कंट्रीज देखने को मिल रही होंगी। एक हमारी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये कंट्रीज आपको याद रखनी है। लोकेशन वाइज आप रफ पेपर ले लीजिए या फिर कॉपी ले लीजिए, मैप ले लीजिए, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर इन सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में देखें तो इस मैप में ही आपको सबसे बड़ी कंट्री कौन दिख रही है? कजाकिस्तान ही दिख रही है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल कौन सी है? अस्ताना। अस्ताना यहाँ की कैपिटल है। अगर सेंट्रल एशिया की कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है आपसे प्रश्न किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। ठीक, अब कजाकिस्तान की बाउंड्री क्या कैस्पियन सी से लग रही है? तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लग रही है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे यहां पर कोई करे कि क्या कैस्पियन सी की बाउंड्री उज्बेकिस्तान से लग रही है क्या, तो क्या दोनों में आपको कहीं पे भी कुछ कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो उज्बेकिस्तान
उज्बेकिस्तान की बाउंड्री कैस्पियन सी से नहीं टच होती है। उज्बेकिस्तान की बाउंड्री कैस्पियन सी से नहीं टच होती है। किसकी टच हो रही है? तुर्कमेनिस्तान की हो रही है। इन सेंट्रल एशिया की कंट्री जो है हमारी, उसमें से कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कौन कौन सी? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों की बाउंड्री हमारी शेयर होती है किससे? कैस्पियन सी से। बाकी जो 3 कंट्रीज हैं कौन कौन सी? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इनकी बाउंड्री नहीं शो होती है। याद रखिएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। स्थान तो सभी हैं, ये कजा है, ये कजाकिस्तान है, तो ये तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। ये कजा है, ये ताजिकिस्तान, ये तजा है। ठीक है, दोनों को नाम में बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ऊपर में हमको कौन सा है? कजाकिस्तान, और नीचे में हमको तुर्कमेनिस्तान मिल रहा है। सबसे ऊपर हमको क्या मिला? कजाकिस्तान, और नीचे में हमको क्या मिल रहा है? तुर्कमेनिस्तान। और इन दोनों के बीच में ही हमको क्या देखने को मिल रहा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ऊपर में क्या मिलेगा? किर्गिस्तान, और यहाँ पर क्या मिलेगा? ताजिकिस्तान। ठीक है, जिसमें से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान कौन सी हैं? ये दोनों हमारी बाउंड्री शेयर कर रही हैं किससे? ये हमारी बाउंड्री शेयर कर रही हैं कैस्पियन सी से। ठीक है, अगर किर्गिस्तान की कैपिटल की बात करते हैं तो ये बिश्केक है। हाल फिलहाल में ये भी चर्चा में रहा था, एशियन देशों की जो एशियन कंट्रीज की जो बैठक वगैरह हुई थी, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तजाकिस्तान है, डनुस्बे यहाँ की कैपिटल है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशबाट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 कंट्रीज हमको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक बार अगर हम ऐसे देखना चाहें तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती है। जिसमें से कजाकिस्तान की खास बात क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री है। अब प्रश्न ये उठता है कि लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक ये कंट्री है कोई, ठीक है, ये घिरा हो कुछ अदर कंट्री से। ये मेन कंट्री है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 1 जो है 2 3 4 5 से घिरा हुआ है। मतलब ये 2 3 4 5 क्या है? लैंड मास है, भूमि है। ये वाटर बॉडी से टच ना कर रहा है। 1 जो है वाटर बॉडी से टच नहीं कर रहा है, किसी सागर से, किसी समुद्र से, किसी ओशियन से टच नहीं कर रहा हो, तो ऐसी कंट्रीज को क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो कजाकिस्तान क्या है? कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है वर्ल्ड की, सबसे बड़ी लैंडलॉक। इसमें आप देखिए, एक साइड में आपको रशिया दिख रहा है, इधर आपको रशिया दिख रहा है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना। अब आप ये कह रहे होंगे कैस्पियन सी से तो टच हो रहा है। ठीक है, कैस्पियन सी से टच हो रहा है, तो कैस्पियन सी कोई समुद्र नहीं है। कैस्पियन सी एक लेक है। ठीक है, एक झील है। और कैस्पियन सागर कोई समुद्र नहीं है, इसका नाम दे दिया है सी का, अदरवाइज ये एक झील है। और ये किसी कंट्री का या अदर से कोई पार्ट नहीं है, ये एक झील है। तो किसी देश के अंदर तो झील वगैरह हो सकते हैं, ये इसमें तो कोई वो नहीं है कि देश में झील नहीं हो सकते। लेकिन जब बाउंड्री की बात आती है तो उसमें झील वगैरह कंसीडर नहीं किए जाते हैं। और इसीलिए कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की। और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिलता है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। तो ये 5 कंट्रीज हमको देखने को मिलती हैं। अगर आपसे कहे कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी हैं। एक आपकी तजाकिस्तान थी, तुर्कमेनिस्तान थी, किर्गिस्तान थी, उज्बेकिस्तान थी, उज्बेकिस्तान थी, और कौन सी थी? कजाकिस्तान थी। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं, जिसमें से कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर कर रही हैं, उनको टच करते हुए चल रही हैं आगे। ठीक है,
तो इस तरीके से ये 5 कंट्रीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उज्बेकिस्तान को देखिए, ये उज्बेकिस्तान जो है ये क्या है, इधर इसके लैंड मास है, इधर इसके लैंड मास है, और ये अपने आप में तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान में क्या है, ये भी लैंड मास से घिरे हुए हैं, और ये भी डबल लैंड मास से घिरा हुआ। मतलब क्या है, किर्गिस्तान ये जो है, ये जो ये लैंड भूमि है, ये वाली जो है, ये इस एक लैंड मास से घिरा हुआ है, और ये अपने आप में इससे घिरा हुआ है लैंड मास से। तो मतलब ये क्या हुआ, डबल घिरा हुआ है ना लैंड मास से, तो ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। एक ये कोई क्षेत्र है, एरिया है, ये एक एरिया है, ये किसी लैंड मास से, भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है, L1 से घिरा हुआ है, और ये L1 घिरा हुआ है L2 से। तो इस एक को हम कहेंगे कि ये डबल लैंड लॉक्ड है, डबल लैंड लॉक्ड है। और ऐसा ही देखने को मिलता है हमको किसके केस में, उज्बेकिस्तान के केस में। उज्बेकिस्तान के केस में हमको ऐसा ही देखने को मिलता है कि ये क्या है, ये अपने आप में तो लैंड लॉक्ड है। आप देखिए एक साइड में आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, किर्गिस्तान दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है लैंड मास से। लेकिन इसके चारों तरफ वाली जो कंट्रीज हैं, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे तजाकिस्तान हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे इधर में कजाकिस्तान हो, हर क्या है, वो भी अपने आप में लैंड मास से घिरी हुई हैं। तो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री अगर आपकी सेंट्रल एशिया में पूछी जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, और पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी डबल लैंडलॉक्ड है, कौन सी डबल लैंडलॉक्ड है, तो आपका जवाब क्या होगा, उज्बेकिस्तान जो है वो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए 3 और कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, जॉर्जिया, अर्मानिया और अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान जिसका अभी आपने कुछ समय पहले चर्चा में सुना होगा कि अजरबैजान का जॉर्जिया के साथ में और अर्मानिया के साथ में काफी अक्सर विवाद बना रहता है, और ऊपर में इनके रशिया है, रशिया हमेशा इंटरफेयर करता रहता है इनमें, तो क्षेत्र को लेकर इनके बीच में हमेशा विवाद रहता है। तो जॉर्जिया, वो 5 तो थे, साथ में जॉर्जिया, अजरबैजान, और आर्मेनिया, ये 3 कंट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जस्ट आप टर्की का जो एशिया वाला पार्ट है और ईरान के ऊपर में आप देखेंगे तो आपको आर्मेनिया मिलेगा। ठीक है, आर्मेनिया के बगल में आपको अजरबैजान मिलता है, और टर्की और आर्मेनिया के ऊपर में आपको जॉर्जिया देखने को मिलता है। तो ये 3 कंट्रीज भी आपको फर्दर यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको ये एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है अरल लेक। क्या नाम है, अरल लेक। और खास बात क्या है कि अरल लेक का पानी ऑलमोस्ट सूखता जा रहा है, और अब ये लगभग पूरा लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। इसका 70% भाग लैंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, जिस पर नियंत्रण किसका हो गया है, अफगानिस्तान पर नियंत्रण हो गया है तालिबान का। ठीक है, पाकिस्तान ये रहा, पाकिस्तान का पर अगर तालिबान का यहाँ पर नियंत्रण होगा तो पाकिस्तान पूरा कंट्रोल करेगा। तो भारत के लिए अगर यहाँ पर एक ये पूरा अपना टेरर पैड बना सकता है, तो भारत को अगर यहाँ पर कंट्रोल करना है पूरा, तो इधर से नहीं जा सकता है, लेकिन इधर से तो अपना काम कर सकता है ना भारत। यहाँ से अगर अपना भारत नियंत्रण बना ले तो ये पाकिस्तान के इफेक्ट को नलिफाई कर सकता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस तरीके से हम रिलेशन बना के रखते हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से। और इसीलिए भारत आजकल फोकस किस पे कर रहा है कि सेंट्रल एशिया से हमारी एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे, और इसीलिए, और ये अपने आप में उतने मजबूत कंट्री नहीं है, और भारत इसीलिए फोकस कर रहा है कि इनको हर प्रकार से सहायता देते हुए अपने पाले में इनको रखा जाए। ठीक है, तो ये हमारी कौन कौन सी कंट्री हो गई जो हमारी सेंट्रल एशिया में है। कैस्पियन सी को टच करने वाली कौन कौन सी कंट्री है, एक अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, उसके अलावा ईरान और रूस, ये भी जो हैं, ये 5 भी हमारी क्या कर रही हैं, ये दोनों भी टच कर रही हैं कैस्पियन सी को। तो कैस्पियन सी टोटल 5 कंट्रीज को टच करती है।
और कैस्पियन सी अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेक है, ये कोई रिवर नहीं है, कोई ओशियन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यूरोप में हमने देखा था ना, योल्गा और यूराल रिवर जो होती हैं वो अपना मुहाना बनाती है, अपना जल कहाँ गिराती हैं, वो इसी में गिराती हैं, कैस्पियन सी में ही गिराती हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ठीक है, खारे पानी की भी, साल्टी लेक भी है विश्व की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भी है, और इसमें वोल्गा और यूराल अपना जल गिराती हैं। 5 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये तीनों सेंट्रल एशिया के, इसके अलावा ईरान और रूस, इनसे ये बाउंड्री शेयर करता है। ये हमारा बीच में है क्या, कैस्पियन सागर। ऊपर में हमको क्या मिल रहा है, कजाकिस्तान मिल रहा है, तुर्कमेनिस्तान मिल रहा है। ये आप कौन सी कंट्री होगी बताइए, उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन मिला, ईरान मिला, ये आपका अजरबैजान है और ये आपका रशिया है। इन 5 कंट्रीज से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। और देखिए रशिया और अजरबैजान, इनके बीच में बाउंड्री है, और अजरबैजान का इधर आर्मेनिया से दिक्कत होता है और जॉर्जिया से होता है। तो ओवरऑल में ये पूरा इनका कहानी चलता रहता है। तो बताइए, अगर भारत को इनसे रिलेशन बना के रखना है तो कहीं ना कहीं रशिया भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रशिया भारत का पुराना मित्र है, तो अगर इनके बीच में कोई विवाद की कहानी होती है, अगर भारत इनसे रिलेशन बनने जाता है तो रशिया को तो नाराज कर नहीं सकता है। तो भारत अपनी पॉलिसी इनके मैटर्स को भी ध्यान में रखते हुए बनाएगा, इनके कजाकिस्तान और रशिया के मैटर को भी ध्यान में रखते हुए बनाएगा। तो इसीलिए इनके बीच के कौन सी देश से कौन सी बाउंड्री लग रही है, उन देशों का आपस में क्या रिलेशन है, ये किसी भी देश के लिए पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान हो गया हमारा, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया और किर्गिस्तान हो गया, बिश्केक, अस्ताना। ठीक है, ताशकंद आपने नाम सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे। ठीक है, और यहाँ पे एशबाड, ये हमारी कैपिटल यहाँ की हो गई, और ये धनुषपेद तजाकिस्तान की। किर्गिस्तान की अगर आप बात करें तो देखिए चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। कजाकिस्तान ये जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है, चाइना से शेयर कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे दूसरे मैप में आपको दिखाते हैं। ये है मंगोलिया, ये मंगोलिया है, और ये है कजाकिस्तान। इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये डिवाइडिंग इस तरीके से है, ये आपस में बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके से है, मान लीजिए, तो ये ऐसे है, और ये जो दोनों देश हैं ये आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। ऊपर में रशिया और नीचे में चाइना, और ये रहा हमारा मंगोलिया, और ये हमारा है कजाकिस्तान। लेकिन कजाकिस्तान और मंगोलिया आपस में बाउंड्री को शेयर नहीं कर रहे हैं। कजाकिस्तान मंगोलिया आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, लेकिन चाइना और रशिया यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कजाकिस्तान मंगोलिया के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन एक तरह से है, और रशिया और चाइना आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बट कजाकिस्तान और मंगोलिया आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया। ईस्ट एशिया के हम कुछ कंट्रीज को अपने आइडेंटिफाई करते हैं। मंगोलिया हमने देख ही लिया, मंगोलिया के नीचे आपको चाइना देखने को मिलता है। चाइना टोटल 14 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, और इसीलिए हर जगह ये कब्जा करने में लगा रहता है। बाउंड्री जितनी देशों में इसका नियंत्रण स्थापित हो जाए, ये अपने आप को पूरा एक्सपेंशन स्टेट बना के रख दिया है इसने। ठीक है, मंगोलिया और चाइना। उसके बाद में ये देखिए एक छोटी आंख वाले यहाँ पे एक छोटे भीम दिखते हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, नॉर्थ कोरिया। ये भी नहीं क्लियर है कि अभी वो आजकल जिंदे भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, ये बॉडी डबल से ही काम चल रहा है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये 2 कंट्रीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं। कौन कौन सी? ऊपर में आपको यहाँ पर नॉर्थ कोरिया दिखेगा, तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये पोर्शन जो हमारा है चाइना से लगा हुआ, ये है हमारा कौन सा? नॉर्थ कोरिया का। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या है? साउथ कोरिया का है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया देखिए रशिया से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और चाइना से भी शेयर कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया का रिलेशन यूएसए से 36 का आंकड़ा है इनका।
तो अगर यूएसए से 36 का आंकड़ा इनका है तो रशिया और यूएसए का भी 36 का आंकड़ा है, तो दुश्मन का दुश्मन, भाई ये दुश्मन का दुश्मन क्या वो दोस्त बन जाता है। तो फिर क्या करते हैं, ये जो है नॉर्थ अमेरिका अगर यूएसए का दुश्मन है और रशिया जो है यूएसए का दुश्मन है, तो नॉर्थ अमेरिका यूएसए में आपस में एक अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। और यही कारण है कि चीन और नॉर्थ अमेरिका में भी अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। नीचे में इसके है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ये रहा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उतने अच्छे रिलेशन नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अगर अच्छे रिलेशन नहीं है और नॉर्थ कोरिया का रिलेशन यूएसए से खराब है, तो यूएसए का रिलेशन किससे अच्छा हो जाएगा, साउथ कोरिया से। तो ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री कितना बड़ा गेम खेलती है, बाउंड्रीज कितना बड़ा गेम खेलती है, और चाणक्य की नीति इसमें कितना काम आती है। चाणक्य ने ये सारी चीजें बहुत पहले बता दी थी। नॉर्थ कोरिया ऊपर में मिलता है, साउथ कोरिया यहाँ मिलता है। नॉर्थ कोरिया चाइना से और रशिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ है, नीचे इसके सी है, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन आपको जो मिल रहा है ये पूरा हमारा द्वीपीय देश है जापान, द्वीपीय देश है जापान, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक और देश मिलता है जो है ताइवान, जिसपे चाइना अपना नियंत्रण बताता है कि ये मेरे ही अंडर में है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ताइवान भी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ठीक है। और उसके अलावा चाइना की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल 14 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, साउथ कोरिया। ये आपको इतना याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 14 कंट्रीज याद रख लेंगे तो भी है सही रहेगा। अब अगर आप चाइना की केवल बात करते हैं, जैसे चाइना का ये वाला पोर्शन जो है नॉर्थ ईस्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं मंचूरिया का मैदान। मंचूरियन बहुत खाया जाता है तो समझ लीजिए मंचूरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। और पेट्रोलियम और आयरन ओर का ये भंडार है यहाँ पर, पेट्रोलियम और आयरन ओर का यहाँ पे भंडार पाया जाता है। तो कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मंचूरिया का मैदान किस लिए फेमस है, मंचूरियन प्लेन किस लिए फेमस है, तो मंचूरियन प्लेन फेमस है पेट्रोलियम के लिए एंड आयरन ओर के लिए। और किस जगह पे पाया जाता है, तो चाइना में पाया जाता है। चाइना के किस पार्ट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। आजकल हांगकांग भी चर्चा में काफी रहता है, जहां पर चीन का शासन एक तरीके से पूरी तरह स्थापित हो चुका है। पहले तो कुछ थोड़ा वो था, लेकिन इनको फ्रीडम दे रखा था, लेकिन अब नहीं दे रखा है। तो ये हांगकांग देखिए यहीं पर है, ये यहाँ हांगकांग रहा, ठीक है। ये आपका ताइवान रहा, ये आपका साउथ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया, ये आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, और ये पूरा आपका जापान का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो मंचूरिया का मैदान यहीं पर पाया जाता है। मंचूरिया का मैदान कहाँ पर है, चाइना में है, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है कोरिया, दोनों अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिक्स कर देते हैं तो इनको हम नाम देते हैं कोरिया पेनिसुला, कोरिया पेनिसुला। क्योंकि पेनिसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, अगर कोई वाटर तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरी है कोई लैंड मास, तो उसको प्रायद्वीप या पेनिसुला बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा तीन तरीके से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ऊपर में केवल लैंड मास है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कंबाइंड में हम नाम देते हैं कोरिया पेनिसुला, ठीक है। और ये रहा हमारा ताइवान, इनके बीच में एक स्टेट यहाँ पर मिलती है ताइवान स्टेट, जो इन दोनों को अलग करने का नाम करती है, जिसको प्राचीन काल में एंशियंट टाइम पे फार्मोसा स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, फार्मोसा स्टेट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फार्मोसा स्टेट किन किन कंट्रीज को अलग करता है, तो फार्मोसा स्टेट चाइना और ताइवान के लैंडमास को अलग कर रहा होता है, ठीक है। स्टेट क्या होता है, जल संधि क्या होती है, कई बार बात कर चुके हैं। दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और लैंड मासेस को डिवाइड करे। तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट या जल संधि बोलते हैं। तो ताइवान जल संधि या फार्मोसा स्ट्रेट चाइना और ताइवान को अलग करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। चाइना का वुहान तो आपको याद ही होगा, हर किसी को याद है। ये वुहान कोविड के लिए तो भैया फेमस है ही है, साथ में इसका एक और चीज के लिए फेमस है जो है कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए भी ये काफी फेमस है। और ये एक नदी के किनारे है जिसका नाम है
यांसी नदी, यांसी नदी। और खास बात यह है कि इसी यांसी नदी के किनारे ही हमारा शंघाई भी बसा हुआ है। शंघाई शहर का भी नाम आपने सुना होगा, एक अभय देओल की मूवी भी आई थी। तो यांसी नदी के किनारे ही हमारा शंघाई शहर भी है और वुहान शहर भी है। और वुहान ही हमारा कॉटन के लिए भी फेमस है और कोविड के लिए तो फेमस है ही है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए वुहान एक फेमस जगह है। ये वाला नॉर्थ ईस्ट का जो मैदान है, इसको हमने क्या कहा, पेट्रोलियम और आयरन ओर के लिए फेमस है। यहीं पर 3 जगह हमारे मिलते हैं, ठीक है। यहीं पर हमको 3 प्लेस देखने को मिलते हैं अगर आप पूरा इस तरह से हटा देंगे तो, ठीक है। एक आपको यहाँ पर देखिए चंगचुंग मिल रहा होगा, ठीक, चंगचुंग मिल रहा है। एक आपको मिल रहा होगा शेंगयांग मिल रहा है, ठीक है, चांगचुंग शेंगयांग। इधर नेक्स्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए चांगचुंग शेंगयांग और यहाँ पर एक तियानजिंग मिलता है। ये तीनों का जो क्षेत्र है, इनको मिलाकर एक ट्रायंगल का ये निर्माण करते हैं और इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं मकदेन ट्रायंगल, ठीक है। और ये मकदेन ट्रायंगल जो होता है, ये भी किसके लिए फेमस है, ये भी फेमस है हमारा आयरन ओर के लिए, क्योंकि एरिया तो वही है, ठीक है। तो ये चाइना के भी कुछ प्लेसेस हैं जो फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है। एक हमारा अंस्यांग, शेंगयांग और चंगचुंग। अंस्यांग आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो नहीं इसमें लिखा हुआ है। चंगचुंग यहाँ पर हो गया। एक तो नाम इनके बड़े अजीब होते हैं, चंगचुंग, शेनयांग और यहाँ पर अंस्यांग। ये एक तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और इनको मकदेन ट्रायंगल का नाम कहा जाता है, जो पेट्रोलियम आयरन ओर के लिए फेमस है। तो मकदेन ट्रायंगल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो मकदेन ट्रायंगल साउथ ईस्ट एशिया में मंचूरिया के मैदान के पास में, साउथ ईस्ट चाइना में, ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में है और मंचूरिया के मैदान पाए जाते हैं। पेट्रोलियम आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। बीजिंग के पास में ही यहाँ पर देखेंगे तो तियानजिन है। तियानजिन क्या है, कोस्टल एरिया है और ये कोस्टल एरिया है तो जलयान उद्योग के लिए इसका काफी विकास हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ के, ईस्ट एशिया के और सेंट्रल एशिया के। आगे हम नेक्स्ट हम जो क्लास करें, वैसे ही यूरोप की क्लास को हम बहुत छोटा छोटा में करते हैं, आधे घंटे की। और जो भी स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि हमारा किस तरीके से करने का वो है मोटिव। देखिए, हम 3 डेज को डिवाइड लेकर चल रहे हैं। 3 डे हमें पॉलिटी करते हैं और एक जिस दिन हमारे यहाँ पे पॉलिटी होता है, दूसरे 3 दिन में हमारा इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे चल रहा होता है, इधर हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चलता है, इधर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा होता है, यहाँ पे हमारा आर्ट एंड कल्चर अगर यहाँ पर हमारा आर्ट एंड कल्चर चल रहा होता है, फिर यहाँ पर उसकी जगह पे हम एक और कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है। तो हम 3 सब्जेक्ट को एक साथ में लेकर चल रहे हैं, जिससे कोर्स टाइमली कवर हो। और क्लास की लेंथ हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि एक साथ में अगर आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो आपको तीनों को कवर करने के लिए टाइम होना चाहिए, आपको चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए। तो जिस तरह से आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं और 45 मिनट के लेक्चर होते हैं जो आप आसानी से कवर कर सकते हैं, वैसा ही हम यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारा क्या रहता है, ये हमारा पॉलिटी का रहता है, आर्ट एंड कल्चर रहता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हमारा क्या रहता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यहाँ पर हम लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी को लेते हैं और उसके अलावा हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री को लेते हैं। जब हमारा एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉडर्न को लेंगे और उसके अलावा हम जो हमारा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इस तरीके के जितने भी टॉपिक हैं उसको भी लेते हैं। और साथ में यहाँ पर हम कोशिश करते हैं गवर्नेंस के टॉपिक को भी यहाँ पर ले लेने की, ठीक है। तो इसमें पे हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम जब करेंगे तो हम और चीज़ों को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।